दोस्तों नमस्कार। भूगोल के अध्ययन में हम भारत के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और यहाँ पर अब हम भारत में जो जैव आरक्षित क्षेत्र हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जैव मंडल यानी कि बायोस्फीयर। बायोस्फीयर शब्द जो है इसका सबसे पहला प्रयोग 1885 ईस्वी में स्टुअर्ट सोएज भूवैज्ञानिक ये ऑस्ट्रिया के थे और इन्होंने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था। वहीं इसकी विस्तृत परिभाषा यानी कि विस्तृत व्याख्या जो है तो व्लादिमीर वर्नाड्स्की भूवैज्ञानिक भू रसायनज्ञ ये रूस के थे, इन्होंने इसकी विस्तृत परिभाषा दी। यानी कि जीव मंडल शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है वो 1885 ईस्वी में स्टुअर्ट सुएज जो कि भूवैज्ञानिक ऑस्ट्रिया के थे इन्होंने किया, जबकि इसकी विस्तृत व्याख्या जो है वो व्लादिमीर वर्नाड्स्की भू रसायनज्ञ रूस ने इसकी विस्तृत परिभाषा दी थी और इसकी विस्तृत व्याख्या की थी। तो भू वैज्ञानिकों ने जीव मंडल शब्द से आशय है कि किसी एक क्षेत्र विशेष में जैविक और अजैविक घटक मिलकर जो आपस में अंतःक्रिया करते हैं और जिससे जीवन का एक दूसरे पर निर्भरता जाहिर होती है, तो उसे जीव मंडल के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों हमारे भारत में जो है वो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो ये जीव जंतु और वनस्पतियां और मिट्टियां मिलकर किसी क्षेत्र का एक जैव मंडल का निर्माण करती हैं। तो इस जैव मंडल यानी कि बायोस्फीयर बनता है और उस बायोस्फीयर में बहुत ही विविधता पाई जाती है। तो दोस्तों हमारे इस भारत में जीव जंतु जो हैं उनमें 75,000 प्रकार की प्रजातियां जीव जंतुओं की पाई जाती हैं। वहीं मछलियों की प्रजातियां जो हैं वो 2500 हैं और पक्षियों की 2000 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। और भारत में वनस्पतियों की 45,000 प्रजातियां भारत में वनस्पतियों की पाई जाती हैं और केवल भारत में ही ऐसी वनस्पतियां हैं जो केवल 5,000 प्रकार की वनस्पतियां हैं जो वो केवल भारत में ही पाई जाती हैं, अन्य दूसरे क्षेत्रों में विश्व में नहीं पाई जाती हैं। तो भारत में इस तरह से हमारे देश में बहुत ही विविधता है, यानी कि हमारे देश में केवल भारत में 5,000 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं जो कि अन्य क्षेत्रों में या अन्य देशों में नहीं पाई जाती हैं। और टोटल वनस्पतियों की बात करें तो वो 45,000 प्रकार की वनस्पतियां भारत में पाई जाती हैं और पक्षी जो है वो 2,000 प्रकार के भारत में पाए जाते हैं और मछलियां 2500 प्रकार की पाई जाती हैं। वहीं 75,000 प्रकार के जीव जंतु भारत में पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमारे जैव मंडल का एक विकास होता है और इस जैव मंडल जो होता है उसमें केंद्रीय क्षेत्र होता है जहां पर के मनुष्य का आना जाना बहुत ही कम होता है और ये क्षेत्र जो हैं वो बहुत ही सघन होते हैं और जैव विविधता के क्षेत्र होते हैं। उसके बाद में एक बफर क्षेत्र आता है। बफर क्षेत्र यानी कि बफर जोन होता है, तो इसमें जो है मनुष्य का आवागमन होता रहता है और ये क्षेत्र जो हैं वो एजुकेशन के लिए और अनुसंधानों के लिए खुले रहते हैं। वहीं एक संक्रमण क्षेत्र होता है जहां पर मानव आवास करता है और वहां पर कुछ जो है वो कानून के हिसाब से वो अपने जीव जंतुओं से अंतःक्रिया करता है और वनस्पतियों से भी अंतःक्रिया करता है। तो इस तरह से हमारे इस जैव मंडल आरक्षित जो क्षेत्र होता है उसके 3 भाग होते हैं, वो के है केंद्रीय क्षेत्र, बफर क्षेत्र और संक्रमण क्षेत्र। अब आइए हम देख लेते हैं कि हमारे भारत में कौन कौन से जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र पाए जाते हैं और वो कहाँ कहाँ पर हैं। अभी तक हमारे भारत में 18 प्रकार के जीव आरक्षित क्षेत्रों की पहचान की गई है और जिनका संरक्षण किया जाता है। तो इन 18 प्रकार के जीव आरक्षित क्षेत्रों को हमने यहाँ क्रमवार लिख लिया है और यहाँ पर इन्हें किस सन में इसकी मान्यता दी गई और ये कितने क्षेत्र में है और किस राज्य में है उसे हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो दोस्तों आइए डालते हैं एक नज़र इस पर। जैसे कि हमारा पहला है नीलगिरी, और नीलगिरी की पहाड़ियाँ हम जानते हैं कि हमारे भारत में दक्षिण भारत में नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। तो वही नीलगिरी
क्षेत्र जैव आरक्षित क्षेत्र है, तो इस जैव आरक्षित क्षेत्र में तमिलनाडु, केरल व कर्नाटक के क्षेत्र आते हैं और इस क्षेत्र को 1986 ईस्वी में इसे मान्यता दी गई, यानी इसकी पहचान जो है वो 1986 ईस्वी में की गई और 1986 ईस्वी से इस जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया और इसका क्षेत्रफल जो है वो 5,520 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर हमने क्षेत्रफल लिख लिया है और ये क्षेत्रफल जो है वो वर्ग किलोमीटर है, यानी कि स्क्वायर में, और ये km स्क्वायर है। और ये हमारा क्षेत्र जो है वो यहाँ पर पड़ता है, ये केरल और तमिलनाडु के पास में ये क्षेत्र है। इसे हम 1 नंबर यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये हमारा नंबर 1 का नीलगिरी क्षेत्र है। नंबर 2 पर है नंदा देवी, ये उत्तराखंड में पड़ता है और इसकी जो मान्यता है, यानी इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में की गई और 1988 ईस्वी में इसे जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया और इसका जो क्षेत्रफल है वो 6,497 किलोमीटर है और ये यहाँ पर पड़ता है। तो ये हमारा उत्तराखंड में है, ये जो पहले उत्तर प्रदेश में था और उत्तर प्रदेश का राज्य अलग हुआ तो ये उत्तराखंड नया राज्य बना, तो उसी राज्य में है नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र, जिसका के क्षेत्रफल है 6,497 स्क्वायर किलोमीटर। अगला है नोकरेक, ये नोकरेक जो है वो मेघालय में है और मेघालय जहाँ गारो खासी जयंती पहाड़ियां हैं, तो इसी गारो जयंतियों के पहाड़ियों के पास में है और इसे भी 1988 ईस्वी में मान्यता प्राप्त हुई और ये एक छोटा क्षेत्रफल है जो कि 820 किलोमीटर का ही है, यानी कि 820 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में ये क्षेत्र फैला हुआ है और ये यहाँ पर क्षेत्र है। भारत के मैप पर भी हम इसे देखते चलते हैं जिससे कि हमारे दिमाग में ये चीज़ें फिट होती रहें। अगला है 4 पे है मन्नार की खाड़ी, ये तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी है जिसे कि जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया है ये 1989, यानी कि ये 1989 में घोषित किया था और इसका जो क्षेत्रफल है वो 10,500 वर्ग किलोमीटर है। ये भारत के इस क्षेत्र में स्थित है मन्नार की खाड़ी जैव आरक्षित क्षेत्र। तो दोस्तों अगला है सुंदरबन, और ये सुंदरबन पश्चिमी बंगाल में पाए जाते हैं जो कि गंगा नदी और यमुना नदी का जो डेल्टाई क्षेत्र है वहाँ पर पाए जाते हैं और नदियों के डेल्टाओं पर ही सुंदरबन उगते हैं। तो ये सुंदरबन क्षेत्र पश्चिमी बंगाल में है, इसे भी 1989 यानी 1989 में इसे जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था और इसका क्षेत्रफल जो है वो 9,630 वर्ग किलोमीटर है और भारत के मैप पर ये यहाँ पर है सुंदरबन जैव आरक्षित क्षेत्र। अगला है मानस, असम में, ये असम में मानस जैव आरक्षित क्षेत्र है जो कि 1989 ईस्वी में इसे भी स्थापित किया गया, यानी कि इसका जो घोषणा हुई थी वो 1989 ईस्वी में हुई और इसका क्षेत्रफल है 2,837 वर्ग किलोमीटर और ये हमारे भारत के मैप पर ये असम राज्य है और यहाँ पर ये हमारा क्षेत्र पड़ता है जिसे कि हम मानस के नाम से जानते हैं, मानस जैव आरक्षित क्षेत्र। अगला है हमारा ग्रेट निकोबार, यानी कि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक द्वीप समूह है जिसे कि ग्रेट निकोबार नाम से जानते हैं और इसकी भी स्थापना 1989 ईस्वी में ही हुई। इसे जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया 1989 ईस्वी में और ये 885 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है और ये हमारा यहाँ पर क्षेत्र पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में ग्रेट निकोबार द्वीप। अगला हमारा जो क्षेत्र है वो है सिमलीपाल और सिमलीपाल इसकी स्थापना जो है वो 1994 ईस्वी में हुई और ये उड़ीसा राज्य में है और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये 4,374 वर्ग किलोमीटर है। तो ये हमारा यहाँ पर पड़ता है ये
हमारा क्षेत्र है सिपलीपाल और इसकी स्थापना जो है 1994 में इसे जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। अगला है डिब्रू साइखोवा, यानी ये डिब्रूगढ़ है, वहीं पर ये है डिब्रू साइखोवा और ये असम राज्य में है। इसकी जो जैव आरक्षित क्षेत्र इसे घोषित किया गया था वो 1997 यानी कि 1997 ईस्वी में इसे जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया और इसका क्षेत्रफल 7,765 वर्ग किलोमीटर है। और ये जो है वो सबसे छोटा क्षेत्र है डिब्रू साइखोवा और ये हमारा असम राज्य में यहाँ पर पाया जाता है और ये 9वां क्षेत्र है। अगला हम बात करते हैं अगले क्षेत्र की जो कि है दिहांग दिबांग। ये दिहांग दिबांग क्षेत्र जो है वो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है और इसे जैव आरक्षित क्षेत्र 1999 ईस्वी में घोषित किया गया था और इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो ये 5111.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और ये हमारा अरुणाचल प्रदेश राज्य में यहाँ पर पड़ता है दिहांग दिबांग क्षेत्र। अगला है हमारा पंचमढ़ी और ये पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में पड़ता है और ये मध्य प्रदेश में क्षेत्र है और 1999 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 2926 वर्ग किलोमीटर और ये यहाँ एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रदेश है कंचनजंगा और ये कंचनजंगा जैव आरक्षित क्षेत्र जो है वो सिक्किम राज्य में है और ये 2000 किलोमीटर में है और ये कंचनजंगा चोटी हमारे भारत की जो सिक्किम राज्य में चोटी है यहाँ पर ये स्थित है और इसकी जो क्षेत्रफल की बात करें तो 2619 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसकी 2000 में इसे जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था, यानी कि 2000 ईस्वी में इसे जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। अगला है हमारा अगस्ता मलाई, तमिलनाडु केरल राज्य में है और तमिलनाडु में है ये। यहाँ पर ये क्षेत्र हमारा है अगस्ता मलाई, केरल और तमिलनाडु में है अगस्ता मलाई और 2001 में इसकी स्थापना हुई और 3500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये हमारा क्षेत्र फैला हुआ है और ये जो है वो केरल और तमिलनाडु राज्य के मध्य में है। अगला है चौथे पर अचान कमार यानी अमरकंटक। अचान कमार या अमरकंटक क्षेत्र ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो है वो राज्य जो हैं उनमें पड़ता है। तो ये हमारा ये क्षेत्र है जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पड़ता है। अचान कमार यानी कि अमरकंटक ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में पड़ता है और इसकी जो स्थापना की बात करें यानी कि ये 2005 ईस्वी में इसे जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया और इसके क्षेत्रफल की जो बात करते हैं तो 3835 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है और ये भारत के मैप पर यहाँ पर स्थित है। अगला है कच्छ का रण यानी कि गुजरात। गुजरात में कच्छ का रण है, वहाँ पर जैव आरक्षित क्षेत्र है जो कि 2008 ईस्वी में इसे जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था और ये कच्छ की खाड़ी जो है यहाँ पर ये क्षेत्र पड़ता है और इसका जो क्षेत्रफल की जो बात करें वो 2454 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अगला हमारा कोल्ड डेजर्ट है यानी कि शीत मरुस्थल और शीत मरुस्थल हमारे भारत में हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है और इसकी स्थापना यानी कि ये जैव आरक्षित क्षेत्र जो घोषित किया गया वो 2009 ईस्वी में घोषित किया गया और इसका क्षेत्रफल 7770 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि ये 7770 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है और ये कोल्ड डेजर्ट है और ये शीत मरुस्थल हमारा यहाँ पर क्षेत्र है। तो अगला है हमारा शेषाचलम पहाड़ी। शेषाचलम पहाड़ी और ये पहाड़ियाँ जो हैं वो आंध्र प्रदेश में स्थित हैं, यानी कि शेषाचलम पहाड़ियाँ
आंध्र प्रदेश में स्थित हैं और इन्हें 2010 में जो है वो जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। और इसका क्षेत्रफल की बात करें तो ये 4755.99 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई हैं और ये हमारा आंध्र प्रदेश के इस क्षेत्र में पड़ता है, यानी कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के पास में ये पड़ता है। आंध्र प्रदेश में ही है लेकिन ये कर्नाटक की साइड में पड़ता है। अगला है हमारा पन्ना, यानी कि ये पन्ना मध्य प्रदेश का एक जिला है जहां पर जैव आरक्षित क्षेत्र इसे घोषित किया गया और ये सबसे बाद में यानी कि 2011 में इसे जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया और इसका क्षेत्रफल जो है वो 2998.98 वर्ग किलोमीटर है और ये एमपी राज्य में है, यानी कि ये मध्य प्रदेश में है। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि हमारे भारत में जो कुल 18 जैव आरक्षित क्षेत्र हैं और इन्हें 18 क्षेत्रों को हमने भारत के मैप पर भी देख लिया है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसमें हमने सभी क्षेत्रफल लिख दिए हैं, तो इससे आप देखकर ये पता लगा सकते हैं कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल जो वो है वो कौन सा है और सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। तो दोस्तों ये हमारा सबसे छोटा जो है वो 765 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ असम में डिब्रू साइखोवा है और सबसे बड़ा जो है वो 10,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ मन्नार की खाड़ी का क्षेत्र जो है वो है। तो दोस्तों इस तरह से हमारे भारत में पाए जाने वाले जैव आरक्षित क्षेत्र के बारे में हमने देखा। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हाँ, यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो लाइक कर सकते हैं और यदि आप अपने दोस्तों को वीडियो दिखाना चाहते हैं तो हमारा वीडियो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि शेयर करने और लाइक करने और सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है। हाँ, इससे हम मोटिवेट ज़रूर होते हैं जिससे कि हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में शीघ्र ही, तब तक के लिए जय हिंद।